हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके बुक में चैप्टर है एमसीक्यू का, जो है चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें पूरा हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में अभी हम लोग आएंगे तब चैप्टर नंबर 3 में तब सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डैट मीन्स अ मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी। इसको क्या बोलते हैं? वांट, डिमांड, डिज़ायर, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका है डिज़ायर। तो डिज़ायर का मतलब होता है एक विश। ठीक है, उसको डिमांड नहीं कहते। जब आप कोई भी चीज़ विश करते हो तो उसको हम लोग डिज़ायर कहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर, इट इज़ द मीन्स टू बाय इट एंड द कंज्यूमर इज़ ऑल्सो रेडी टू स्पेंड ऑन इट। अब यहाँ पे क्या है, एक लेवल आगे बढ़ गया कि कंज्यूमर अब तैयार है पैसे खर्च करने के लिए। कब खर्च करेगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो डिज़ायर से एक लेवल जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कंज्यूमर सामान खरीदने को तैयार है और रेडी टू स्पेंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वांट। ठीक है, तो पहले डिज़ायर आया, हमारे मन में आया कि हाँ हमें ये सामान खरीदना है। वांट में क्या होता है, हमारे पास पैसे रहते हैं। डिज़ायर में पैसे नहीं रहते। डिज़ायर में क्या है, हमने डिज़ायर किया कि हमें एक ऑडी कार ख़रीदनी है, अभी पैसे नहीं हैं तो वो हमारा डिज़ायर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमने पैसे अरेंज कर लिए हैं, हम अरेंज कर रहे हैं पैसे, तो वो हमारा वांट हो जाएगा। यहाँ पैसे अरेंज होके रखे हुए हैं, ये हमारा वांट होगा। अभी डिसाइडेड नहीं कब ख़रीदना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। व्हेन अ पर्सन इज रेडी टू परचेज द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ टाइम। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि जो कंज्यूमर है वो, उसको गुड्स चाहिए भी, ठीक है, और रेडी भी है परचेस करने के लिए, और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसने बोल दिया हाँ आज हम खरीदेंगे या फिर कल हम खरीदेंगे। तो जब कोई भी चीज़ एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट अ पर्टिकुलर टाइम, दोनों चीज़ अगर यहाँ पे आ जाती है। देखिए पहले वाले केस में क्या था, उसके बाद पैसे अरेंज थे लेकिन वो उस समय खरीद नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैसे भी अरेंज हो गए हैं और वो इस समय खरीदने को भी तैयार है एट पर्टिकुलर टाइम। टाइम वर्ड यूज़ कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिमांड। तो आपने देखा कैसे हम लोग ने डिज़ायर से हम वांट पे आए, वांट से डिमांड पे आए। तो बहुत ही स्पेसिफिक रहिएगा डेफिनेशंस को लेके, कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैंने लाइन से इसको ऐसे बनाया है ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहे। नेक्स्ट आते हैं। डैश एग्जिस्ट व्हेन टू और मोर गुड्स आर रिक्वायर्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा गुड्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? कम से कम दो गुड्स होने चाहिए। तो सही आंसर है आपका जॉइंट डिमांड। जॉइंट मतलब एक जुड़ा हुआ डिमांड। इसका एग्जांपल भी देखेंगे अभी। कार एंड पेट्रोल आर द एग्जांपल ऑफ, देखते हैं, जॉइंट डिमांड। तो क्लियर हो गया जॉइंट डिमांड क्या होता है? जो गुड्स साथ में ही आपको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, अब कार है, उसमें पेट्रोल नहीं है तो आप सेटिस्फाई तो होगे नहीं। ठीक है, अब खाली पेट्रोल है, कार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो गुड्स साथ में आपको सेटिस्फाई करे उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। और उसका एक नाम और भी है, कम्प्लीमेंट्री डिमांड। तो नाम याद रखिएगा, ठीक है, जिसका एक से ज़्यादा नाम है मैंने स्लैश लगा दिया है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट आते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू अ सेवरल यूजेज इज नोन एज। मतलब कोई एक ऐसा सामान हमने उठाया जिसका हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। जो जिस चीज़ के लिए उठाया वो तो ठीक है, वो तो हम यूज़ करेंगे ही, लेकिन उसका और भी बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो सही आंसर आपका है कंपोजिट डिमांड। ठीक है, तो ऐसा गुड जिसका बहुत सारा यूज़ हो सकता है उसको हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। मिल्क कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग चीज़, बटर, कर्ड, स्वीट, टी एक्सेट्रा। तो वैसे मिल्क का एग्जांपल यहाँ पे दे दिया कि मिल्क हमने लिया चीज़ के लिए, लेकिन उसका बटर भी बन सकता है, कर्ड भी बन सकता है, स्वीट भी बन सकता है, टी भी बन सकता है। तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे कंपोजिट डिमांड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। कंपोजिट डिमांड का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो आप खरीद रहे हो उसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे स्टील हो गया,
अब स्टील आपने लिया तो स्टील का बहुत सारा चीज़ बन सकता है। स्टील के बर्तन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टील का आप रॉड बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे स्टील के बहुत सारे यूजेस हैं। शीट बन सकता है। तो ये आपका स्टील क्या है, एक कंपोजिट डिमांड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा मिल का एग्जांपल, ताकि आपको आंसर देने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आते हैं, द डिमांड फॉर सच कमोडिटीज़ विच आर डायरेक्टली डिमांडेड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। तो देखिए, अब डिमांड करने में दो लोग होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर कोई भी चीज़ डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, कंज्यूमर डायरेक्टली अपने यूज़ के लिए, देखिए एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, जो अपने गुड्स को यूज़ करता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं, उसको एंड कंज्यूमर कहते हैं। लेकिन कस्टमर क्या होता है, वो उस गुड्स को ख़रीद के बेच सकता है, उस गुड्स से कुछ मैन्युफैक्चर करके बेच सकता है, ठीक है, वो कस्टमर होता है। तो यहाँ पे वर्ड कंज्यूमर लिखा हुआ है। तो अगर कोई कंज्यूमर गुड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। सही आंसर आपका आ रहा है डायरेक्ट डिमांड, और इसको हम लोग ऑटोनॉमस डिमांड भी कहते हैं। तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि डायरेक्टली वो अपने यूज़ के लिए ले रहा है तो वो डायरेक्ट डिमांड होगा, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो डायरेक्ट डिमांड होगा। नेक्स्ट आते हैं, डिमांड फॉर फूड, क्लोथ, हाउस एटसेट्रा बाय द कंज्यूमर इज़ नोन एज। अब देखते हैं, कोई कंज्यूमर है, उसने अपने लिए पर्सनल यूज़ की बात हो रही है, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, हाउस हो गया, इसके लिए डिमांड किया, तो ये क्या होगा, आपको समझ में आ ही गया है कि जब कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूमर डिमांड करता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। आंसर नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ़ अ थिंग इज़ नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स विच वी एक्चुअली नीड इज कॉल्ड। अब क्या बोल रहा है, इट इज़ अ थिंग इज़ नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अनदर गुड्स विच वी एक्चुअली नीड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अब कुछ और गुड्स प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड, ठीक है। तो डिराइव डिमांड में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ मांगे, आपने किसी भी चीज़ का डिमांड किया, अब उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत सारे गुड्स को इकट्ठा करना पड़ रहा है, उसी को डिराइव डिमांड करते हैं। हम यहाँ पे चीज़ें डिराइव कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से उस चीज़ को इकट्ठा करेंगे, तब जाके आपका डिमांड पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल, तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको डिराइव डिमांड क्या होता है। तो डिमांड फॉर अ हाउस इज अ डायरेक्ट डिमांड, बट द डिमांड फॉर द ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड वुड आर, आंसर आपका है डिराइव डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड का एग्जाम्पल यही है कि आपने एक घर मांगा, घर आप कंज्यूमर हो, आपने मांगा तो उसको हम डायरेक्ट डिमांड कहेंगे, ठीक है। लेकिन घर बनाने के लिए अब हमको ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, आयरन चाहिए, तो हम अलग अलग जगह से इसकी व्यवस्था करेंगे, तब जाके कोई घर बन पाएगा, ठीक है। तो इसको जो अब आप ब्रिक का डिमांड कर रहे हो, सीमेंट का डिमांड कर रहे हो, तो ये डिराइव डिमांड में आएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि कंज्यूमर इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो हम उसको डायरेक्ट डिमांड कहेंगे, नहीं, हाउस उसका डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन उसमें चीज़ें जितनी लगेगी, जितनी चीज़ें उसमें उस घर को बनाने में लगेंगी, उसको हम डिराइव डिमांड कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एग्जांपल्स बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हेन टू कमोडिटीज आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट एज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन ऑफ देम विल रिड्यूस द डिमांड फॉर द अदर इज कॉल्ड। इसमें क्या बता रहा है, जब कोई कमोडिटी क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, एक जगह पे उसको दूसरे जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोक और पेप्सी का एग्जांपल बहुत सारा दिया जाता है क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले में, कि हम बाज़ार में गए कोक ख़रीदने, कोक नहीं मिला, पेप्सी लेके चले आए, दोनों ही सेम तरीके के होते हैं, ऐसा मानना है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे उसको हम क्या कहेंगे, सोचिए, उसको बोलेंगे कम्पटिटिव डिमांड। कम्पटिटिव मतलब जहाँ पे कंपटीशन हो, तो भाई जो दो सब्स्टिट्यूट हैं उसी में तो कंपटीशन होगा। ऐसे आप मार्केट में गए, आपने लेना है फ्रूटी नहीं मिला तो आप स्लाइस लेके चले आए, माज़ा लेके चले आए, तो दोनों ही मैंगो जूस ही है,
ठीक है। तो ये क्या है, दोनों में आपस में कंपटीशन है। तो जहाँ कंपटीशन होता है आपस में गुड्स में, जहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, उसको हम कम्पटेटिव डिमांड कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया है, इफ़ द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द कॉफ़ी माइट रिड्यूस द डिमांड ऑफ द टी। तो यहाँ पे अगर कॉफ़ी का डिमांड अगर बढ़ता है तो टी का डिमांड घट सकता है। तो उसका क्या एग्जांपल है, मतलब क्या आंसर है, कंपोजिट डिमांड। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, दैट रिफर्स टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और अ हाउस होल्ड वेयर अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय द कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल या फिर एक हाउस होल्ड। जब कोई भी गुड्स, कोई भी कमोडिटी एक इंडिविजुअल या फिर एक हाउस होल्ड डिमांड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात हो रही है। ठीक है। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात होगी तो उसको इंडिविजुअल डिमांड ही कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डैश रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड वेयर ऑल द कंज्यूमर इज विलिंग। मतलब एक इंडिविजुअल अब नहीं है यहाँ पे, ऑल है, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल हैं। तो जब बहुत सारे इंडिविजुअल आ जाते हैं तब उनके डिमांड को क्या कहते हैं। तो अब आपका सही आंसर क्या है, मार्केट डिमांड। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ना, कि अगर केवल एक सिंगल कंज्यूमर कोई भी चीज़ डिमांड कर रहा है तो इंडिविजुअल डिमांड उसको कहेंगे, और जब ढेर सारे कंज्यूमर साथ में कुछ डिमांड कर रहे हैं तो उसको हम लोग मार्केट डिमांड कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, डैश शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर और अ हाउस होल्ड एट अ डिफरेंट प्राइस फॉर द कमोडिटीज एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो अब यहाँ पे डैश शोज कर रहा है, ठीक है ना, ये दिखाता है। ठीक है। तो क्या दिखाता है भाई, यहाँ पे एक कंज्यूमर, अ कंज्यूमर देखिए लिखा हुआ है, अ कंज्यूमर और हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर का और एक हाउस होल्ड का अलग अलग जो वो गुड्स को डिमांड कर रहा है उसको दिखाता है क्या, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सही आंसर है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल हम लोग पूरा बॉक्स बना के बनाते हैं। ठीक है। तो उसमें होता क्या है, शेड्यूल में एक तरफ लिखा रहता है प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी। ठीक है। तो ये दिखाता है एक इंडिविजुअल आदमी अलग अलग प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो अ कंज्यूमर है इसलिए इंडिविजुअल आ रहा है, जब ढेर सारे कंज्यूमर होंगे तो क्या आएगा, मार्केट आएगा, याद रखिएगा। तो देखिए आ गया क्वेश्चन वही वाला, बाय ऑल कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस। ऑल कंज्यूमर सब एकदम सेम डेफिनेशन है जो पिछले वाला डेफिनेशन था पिछले क्वेश्चन में, बस इसमें डिफरेंट क्या है, ऑल कंज्यूमर बोल रहा है। ऑल कंज्यूमर मतलब ढेर सारे कंज्यूमर। अब ढेर सारे कंज्यूमर हो जाएंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इन मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखिए पहला आंसर हो गया आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है। मैंने बगल बगल में दे दिया है ताकि आपको समझने में ये इजी रहे। ठीक है। और क्या डिफरेंस है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश इज द कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विशेज टू प्ले। यहाँ पे क्या है, अब एक कंज्यूमर की बात हो रही है, ये ध्यान, इसमें यही इसका कीवर्ड है। जब एक कंज्यूमर की बात होती है और रिलेशन दिखा रहा है कि प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, तो वो हमारा आंसर क्या होता है, डिमांड कर्व। यही अगर प्रोड्यूसर वर्ड लिखा होता, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वो आपका सप्लाई कर्व हो जाता। ठीक है। तो जब कंज्यूमर की बात होगी तो वो डिमांड कर्व होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे, चाहे डिमांड बढ़े चाहे घटे, वो सब अलग कंडीशंस हैं, लेकिन जब भी कंज्यूमर वर्ड लिखेगा तो कंज्यूमर के लिए डिमांड होता है और प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई होता है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश इज द कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड
द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी विथ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर विशेष टू पे। तो ये सेम डेफिनेशन है जो पीछे था, बस खाली यहाँ पे एक नया चीज़ क्या हो गया, इंडिविजुअल कंज्यूमर वर्ड यूज़ कर रहा है। यहाँ पे इनका फोकस इंडिविजुअल कंज्यूमर पे है, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल कंज्यूमर पे फोकस है तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। खाली डिमांड कर्व रहेगा तो खाली कंज्यूमर वर्ड यूज़ करेगा, लेकिन कंज्यूमर यूज़ किया तो डिमांड कर्व, ऑल कंज्यूमर यूज़ किया तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड। याद रखिएगा, कंज्यूमर इंडिविजुअल डिमांड कर्व, खाली कंज्यूमर डिमांड कर्व, और ऑल कंज्यूमर मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है तो इंडिविजुअल है, बस सिंगल कंज्यूमर है, ऑल है तो पूरा मार्केट है, ठीक है। देखिए आ भी गया ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर, देखिए पूरा पढ़िए इसका। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, विच ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर विशेष टू पे। तो ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे एकदम। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और एमसीक्यू में यही सब ध्यान देना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इफ़ेक्ट करता है, भाई प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम डिमांड करेंगे, प्राइस घटेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो आपको मैंने अभी बताया था कि अगर उसका टी का दाम बढ़ गया तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स की वजह से डिमांड में चेंजेस आना। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंसान की अगर इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा डिमांड करेगा। उसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कोई चीज़ का किसी को टेस्ट अच्छा लगे, वो कितना ही महंगा हो लोग खरीदते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, कहीं पे उधार की फैसिलिटी मिल रही तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। इसकी वजह से डिमांड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको कैसे दे दिया। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने आगे भी डिस्कस किया है। द गुड्स विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ अनदर गुड्स, अब उसको क्या कहते हैं, ये मैंने अभी आपको समझाया था। टी की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह टी, तो क्या होगा आंसर, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्पिटिटिव गुड्स। नाम अच्छे से याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव गुड्स भी याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिव डिमांड में से वर्ड आया है कॉम्पिटिटिव गुड्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, द गुड्स विच कैन बी यूज जॉइंटली इज कॉल्ड। अब जॉइंटली मतलब साथ साथ जो गुड्स को यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो सही आंसर है आपका कम्प्लीमेंट्री गुड्स। जॉइंट डिमांड में भी आपने पढ़ा था इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो बोलते हैं टी और शुगर दोनों को साथ साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आएगा। कार और पेट्रोल भी आ जाएगा इसी में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। नेक्स्ट आते हैं, डैश गुड्स आर द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे क्या है, ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जहाँ पे अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब नॉर्मल गुड्स हैं। जब आदमी की इनकम बढ़ती है तो वो उसको डिमांड करता है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स में ऐसे ही होता है, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे। नेक्स्ट है, डैश गुड्स आर द गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे भी कुछ गुड्स होते हैं जहाँ पे इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। जैसे चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं, भाई इंसान के पास पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेगा, चीप क्वालिटी गुड्स ही कंज्यूम करेगा। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ेगा तो ये थोड़ी ना कि चीप क्वालिटी गुड्स और ज़्यादा कंज्यूम करेगा, वो अच्छे क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करना शुरू करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स के कंडीशन पे जब किसी भी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो वो उसको कंज्यूम करना छोड़ देता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हुज डिमांड डिक्रीजेज, डिमांड डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन इनकम। सिंपल सी बात है, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्यों इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स लोगे। इन्फीरियर मतलब ख़राब क्वालिटी के गुड्स, सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है। सुपीरियर मतलब अच्छे क्वालिटी का, इन्फीरियर मतलब ख़राब क्वालिटी का।
नेक्स्ट है डैश द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद द फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिश विद द राइज इन द प्राइस। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का यहाँ से स्टार्ट हो गया। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड सिंपली कहता है जब प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो कंज्यूमर का डिमांड घटेगा, और जब कंज्यूमर का डिमांड घटेगा मतलब कंज्यूमर का प्राइस जब घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये किसने कहा है? तो ये सब भी याद रखना है आपको। ये है मार्शल्स, तो मार्शल के द्वारा ये वर्ड्स कहे गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू। अब किसने कहा है ये? देखिए लॉ ऑफ डिमांड का अच्छा सा डेफिनेशन है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, मतलब बाकी चीज़ें डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगी, इनकम को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे खाली द क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ द टाइम विल बी ग्रेटर लोअर द प्राइस एंड द स्मॉलर हायर द प्राइस। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर प्राइस लोअर है तो डिमांड ग्रेटर होगा, और प्राइस अगर हायर है तो डिमांड लोअर होगा। बस इतना आपको याद रखना है लॉ ऑफ डिमांड में। तो ये किसका डेफिनेशन है देखते हैं, बिलास, BILAS, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड हमारा। अब आगे चलते हैं, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या एजम्पशंस हैं? एजम्पशंस मतलब क्या होता है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड को कहीं पे एप्लीकेबल करना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको हटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मतलब नो चेंज इन प्राइस, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड नो चेंज इन कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। क्योंकि ये सब अगर चेंज हो जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो एजम्पशंस का मतलब होता है जितने भी लॉ होते हैं कुछ उसके एजम्पशंस होते हैं कि हाँ ये लॉ इसी में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके 4 एजम्पशंस हैं। 4 एजम्पशंस अगर कांस्टेंट रहेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा। मान लीजिए अब सेकंड वाला ले लें, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो अब कितना भी महंगा वो खरीद लेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम किया? तो ये ध्यान रखिएगा। तो 5th इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ। एक्सेप्शन टू द लॉ मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड अगर हम इन सब गुड्स पे काम कराना चाहें, ये सब सिचुएशन पे काम कराना चाहें तो काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहला इसमें सबका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे आंसर हो गया गिफन गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करें। इग्नोरेंस में आपको समझा दूँ, इग्नोरेंस में क्या होता है, कोई भी गुड्स को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, चाहे उसका डिमांड बढ़े चाहे ना बढ़े, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको हम लोग वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा, गुड ही वो इग्नोर्ड है। नेक्स्ट नेसेसिटीज, जैसे सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया। अब कितना भी इसका प्राइस कम हो जाए हम ज़्यादा थोड़ी ना खरीदेंगे, हम तो नमक उतना ही यूज़ करेंगे जितना हमें चाहिए। इसमें आपका प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है। देखिए डैश आर द स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई ऑन दिस। तो इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर है गिफन गुड्स, ठीक है। तो गिफन गुड्स हमारे इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। इन्फीरियर गुड्स मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि अब कोई भी कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो वो इन्फीरियर गुड्स नहीं खरीदता है। नेक्स्ट आते हैं, डैश आर द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्राइस। अब ऐसे भी कुछ गुड्स होते हैं जहाँ पे आपका जितना प्राइस बढ़ेगा उतना हम खरीदेंगे, वो होते हैं प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स का मतलब क्या हो गया, जो हमारे शान को दिखाता है, हमारे पैसे को दिखाता है। जैसे महंगी महंगी कार हो गई, और जितनी महंगी होगी लोग उसको और खरीदेंगे। डायमंड नेकलेस हो गया, जितना महंगा होगा लोग उसको और खरीदेंगे, क्योंकि उनको दिखाना होता है ना कि हमारे पास पैसे हैं। आप देखो शो ऑफ करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही चलती हैं, उनका जितना प्राइस बढ़ेगा लोग उसको और खरीदेंगे। महंगी पेंटिंग हो गई, तो वो सब प्रेस्टीज गुड्स में आती हैं, जहाँ पे आपके प्रेस्टीज को शो किया जाता है। वहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करता, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना और खरीदा जाएगा। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं, अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन द फॉल इन द प्राइस ऑफ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइज इट इज़ कॉल्ड।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये हम लोग कब बोलते हैं, जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम करता है भाई, अदर थिंग बीइंग इक्वल, और जहाँ पे प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल इन प्राइस बता रहा है, प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कौन सा कंडीशन आएगा, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और इसको इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की वजह से ही डिमांड में कम ज़्यादा होता है, ठीक है, अदर फैक्टर की वजह से नहीं होता, प्राइस की वजह से होता है। अदर फैक्टर यहाँ पे इक्वल है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है अदर थिंग बीइंग इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आते हैं, दैट इम्प्लाइज दैट अ लार्जर क्वांटिटी इज परचेज एट द सेम प्राइस। तो यहाँ पे क्या है, अब प्राइस आपका सेम है लेकिन आप ज़्यादा सामान खरीद रहे हो, ठीक है ना, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। देखिए प्राइस सेम है, वहाँ प्राइस में चेंजेस आता है, यहाँ प्राइस सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो सही आंसर आपका है इंक्रीज इन डिमांड। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम होता है, लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, जहाँ प्राइस में चेंज होता है तो उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन हो गया अगर डिमांड बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो डिमांड कम हुआ, ठीक है। तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में यूज़ करते हैं, और जब जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड यूज़ नहीं होता, डिमांड इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, मतलब अदर फैक्टर की वजह से, उसको इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कंडीशन जो है वो है इंक्रीज इन डिमांड का। नेक्स्ट आते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द इंक्रीज इन द प्राइस डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल। देखिए अदर थिंग बीइंग इक्वल बोल रहा है, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड है, मतलब बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, खाली प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड कम हो रहा है। सही आंसर आपको क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो भूलिएगा नहीं, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंज होता है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डैश इम्प्लाइज द स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ द परचेज एट द सेम प्राइस। प्राइस यहाँ पे सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी हम कम खरीद रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई, प्राइस सेम है तो क्वांटिटी कम क्यों खरीद रहे हैं, तो इसमें देखिए अलग अलग अदर फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, जैसे फॉल इन कंज्यूमर इनकम, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे प्राइस से हमारा मतलब नहीं होता है, हमारी इनकम ही कम हो गई, अब प्राइस कुछ भी हो क्या मतलब है, हम कम ही खरीदेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जितने भी हमारे अदर फैक्टर्स होते थे प्राइस को छोड़ के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट करती हैं, इसलिए हमारा डिमांड कम हो जाता है। सही आंसर आपका डिक्रीज इन डिमांड है। नेक्स्ट है, इफ़ देयर इज़ फॉरवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इट इज़ कॉल्ड। अब देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट की बात कर रहा है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, ये बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि डाउनवर्ड होता है तो लोग डिक्रीज समझ लेते हैं, लेकिन डाउनवर्ड अगर डिमांड कर्व में डाउनवर्ड वर्ड यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज इन डिमांड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका इंक्रीज इन डिमांड हो गया। नेक्स्ट आता है, इफ़ देयर इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अब देखिए यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रहा है, सेम डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, जहाँ है वहीं पे है, खाली इसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रहा है, मूवमेंट डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आपको समझ में आ गया एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक में आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो इंक्रीज़ होगा, और अपवर्ड मूवमेंट होगा तो डिक्रीज़ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ़ द कंज्यूमर डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिमांड कर्व अपने जगह छोड़ दिया, ठीक है। पहले में क्या था, वहाँ पे डिमांड कर्व वहीं पे बैठा हुआ था, यहाँ पे डिमांड कर्व अपना जगह छोड़ दिया, आगे बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस लेकिन सेम रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। सेकेंड आंसर है, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट या फिर अपवर्ड शिफ्ट, अगर ऐसा कुछ भी लिख के आता है तो आपको याद रखना है कि इसमें इंक्रीज इन डिमांड आपको आंसर देना है। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द कंज्यूमर डिमांड कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड्स। अब देखिए डाउनवर्ड्स और लेफ्टवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी अपना कर्व अपना जगह बदल रहा है, जहाँ पे कर्व जगह बदलता है वहाँ पे या तो इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा, राइटवर्ड जाएगा तो इंक्रीज़ होगा, लेफ्टवर्ड जाएगा तो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, थैंक यू।